हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आगे और करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है और ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, परमाणु की संरचना। इसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के आई थिंक 5 चैप्टर्स है, उन 5 चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे साइंस की जो किताब है उसमें ये अध्याय हमारा 4 है और ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण का सही प्रदर्शित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हम लिखते हैं। 282 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया था सोने की पत्थर पर, यह चीज याद रखना है आपको, सोने की पत्थर पर, है ना, सोने की पत्थर पर यानी गोल्ड फॉइल पर। तो इससे उन्होंने किसकी खोज की थी? परमाणु में नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु में नाभिक की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड नाम याद कर लेते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर आपका। अगर एग्जाम में आएगा तो गोल्डस्टीन ही आपको टिक मारना पड़ेगा। एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? तो अगर ये कोई तत्व है, तत्व X है, या फिर मान लो तत्व का परमाणु X है, तो इसके नीचे में हम लोग क्या करते हैं? परमाणु संख्या लिखते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? जो प्रोटॉन की संख्या होती है। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है, और परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। जितने प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब हमें डायरेक्ट प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या तो दी नहीं गई है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद आपने याद किया होगा कि द्रव्यमान संख्या, हम जो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसमें नीचे परमाणु संख्या होती है और ऊपर में द्रव्यमान संख्या होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या हमें दी गई है 16 है, प्रोटॉन की संख्या हमें दी गई है कि 15 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी नीचे 15 परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 31। तो ये हमारा सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था लेवोजियर ने। ये दिया था लेवोजियर ने 1774 में। स्थिर अनुपात का नियम ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, 1779 में। और गुणित अनुपात का नियम ये दिया था डाल्टन ने। ये दिया था डाल्टन ने 1804 में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये सब आप भली भांति जानते हो, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर को हम लोग लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1779 में। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था? 1808 में। 1808 में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो ये सारे जो नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, इन सारे नियम को देखते हुए, इन सारे नियम पर आधारित ही इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1, 2, 4 डी हो जाएगा। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? नाभिक को धन आवेशित माना, तो ये चीज सही है। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे उनको ये पता चला कि जो परमाणु होते हैं उनके अधिकांश भाग खाली होते हैं। जो परमाणु होते हैं उनके अधिकांश भाग क्या होते हैं कि खाली होते हैं, और जो उसका केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है, और सारा द्रव्यमान जो है परमाणु का वो केंद्र में ही निहित होता है। साथ में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पाथ पर क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रदरफोर्ड ने कही थी और उन्होंने इस नाभिक की खोज की। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। अल्फा कण हम किसको बोलते हैं? जो अल्फा कण है हम बोलते हैं हीलियम 2+ को। इसमें क्या है कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो हीलियम का जो हम द्रव्यमान बोलते हैं वो 4 बोलते हैं और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लोग 1 बोलते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो हीलियम +2 का जो द्रव्यमान है, या फिर बोल दो अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये 4 गुना है हाइड्रोजन के। लेकिन ये चीज़ रदरफोर्ड को पता था, है ना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने इस चीज़ को साबित किया, तो ऐसा नहीं है, उनको ये चीज़ पहले से पता था, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, हम कर सकते हैं। सौर परिवार में हम ये मान सकते हैं कि जो सन है वो सेंटर पर है और जो ग्रह है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जो ग्रह है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसे कि जो नाभिक है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है कि गति कर रहा है। वैसे ही सन के चारों तरफ ग्रह जो है सर्कुलर पाथ पर गति कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हो सर्कुलर पाथ पर गति नहीं करते हैं, एलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं, तो इसको हम सही मानेंगे। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, यानी कि जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था, सबसे पहला परमाणु मॉडल जो है ये जे थॉमसन ने ही दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो धन आवेशित गोले होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो धन आवेशित गोले होते हैं, यानी ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा गोला है ये क्या है कि धन आवेशित है ना। ये पूरा गोला जो है हमारा ये धन आवेशित है, ऐसा जे थॉमसन ने कहा था। और इसमें क्या है कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे होते हैं बीच बीच में। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं उनका अधिकांश भाग खाली होता है और नाभिक के केंद्र में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं वो धन आवेशित गोले होते हैं, जिसमें जो धन आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होते हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश जो है बीच बीच में धंसे होते हैं, वो भी एक समान रूप से। तो इन दोनों का जो मॉडल है बिल्कुल ही अलग है, ये पूरी तरह से फेल हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये सही साबित हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है ना। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं जोड़ते हैं, तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये चीज़ सही है हमारा कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है, ये हमारा सही है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये गलत हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वही ऑप्शन 4 है, तो इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो केवल 2 है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु, यानी कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। देखिए जे थॉमसन का अगर आप देखोगे जो उन्होंने मॉडल दिया तो किताबों में आपको ऐसा मिलेगा नहीं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, देखो परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित माना गया, तो जो धन आवेश है उसका जो अपना चार्ज होगा, धन आवेश का मतलब क्या था? प्रोटॉन था ना। तो अगर प्रोटॉन समान रूप से वितरित है तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो भी समान रूप से वितरित है। और साथ में धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ द्रव्यमान है। अगर इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी समान रूप से वितरित है। तो जो प्रोटॉन है वो भी समान रूप से वितरित है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी समान रूप से वितरित है, तो उनके जो द्रव्यमान है वो भी समान रूप से वितरित ही होंगे। तो इस हिसाब से हम इसको सही मान सकते हैं, है ना। तो 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, और यहाँ स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं की गई थी, तो ये हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये चीज़ तो मैंने आपसे कहा ही। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये चीज़ सही है। ये दोनों बातें इन्होंने कही।
2 और 4 हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्र 4.1 में यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमें परमाणु संरचना दी गई है। मैग्नीशियम 2+ आयन को पहचानिए जहाँ N और P क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। मैग्नीशियम 2+, Mg2+। मान लो ये Mg2+ नहीं होता, केवल Mg होता। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या 12 हो जाएगा, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 12। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो तब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर 2+ चार्ज है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में तो भाई कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस बार 10 ही है, 2+ चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा। मतलब नाभिक में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होने चाहिए, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, तो ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 ही प्रोटॉन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होना चाहिए, यानी कि केवल 2 कोश में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर देखो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, और तीसरे में भी 2 ला करके रखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तब सही होता जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता, यानी कि Mg का हमसे बोल रखा होता, तो ये गलत हो जाएगा, हमसे Mg2+ का बोल रखा है। आते हैं इसमें चेक करते हैं। यहाँ देखो 10 न्यूट्रॉन है, काट दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन भी 12 और प्रोटॉन भी 12 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन सही है। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन सही है, सॉरी बाह्यतम नहीं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन सही है, और दूसरे कोश में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हमें चाहिए था, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इथाइल एथेनोइड हमें दिया गया है। इथाइल एथेनोइड ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हमें दिया गया है। तो इथाइल एथेनोइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान है, यानी कि परमाणु संख्या समान है ना, परमाणु संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो देखो जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या तो समान ही है, क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या समान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के ही एटम्स है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि परमाणु संख्या जो है यहाँ पर समान है। दोनों ऑक्सीजन के ही एटम्स है ना, तो जब तक एटम्स सेम है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है वो बराबर ही होने वाली है, कभी भी ये अलग नहीं हो सकती। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में आपसे यहाँ पर यह कहा गया है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उनमें क्या है कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ये ऑक्सीजन के अलग अलग परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये कब होता है? समस्थानिक के केस में। दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, या फिर बोल दो परमाणु संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। एक संयोजकता वाला तत्व होते हैं, हमेशा धातु गलत हो जाएगा, हमेशा अधातु गलत हो जाएगा, धातु या अधातु, धातु या अधातु ये सही हो जाएगा, है ना, ये सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? जैसे समूह संख्या 1 के जो तत्व है, समूह संख्या 1 में जो धातु है उसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारे। जो समूह संख्या 17 के आपके ये हैलोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की भी वैलेंसी 1 होती है। तो ये अधातु है और ये धातु है, तो सी हमारा राइट आंसर। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला का नाम क्या है? तो सबसे पहली बार परमाणु का जो मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था, हालांकि इनका मॉडल जो है बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, नील्स बोर का संबंध भी परमाणु मॉडल से ही है। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बाकी सारे वैज्ञानिकों ने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो खर्च हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने परमाणु मॉडल दिया हुआ है वो तो
अस्थाई नहीं है, वो तो अनस्टेबल है, वो तो अनस्टेबल है, वो तो अस्थाई नहीं है। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया नील्स बोर ने। नील्स बोर आए और उन्होंने कहा कि देखिए रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर कोशों की जो ऊर्जा है, हर कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो फिक्स है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ना, उसकी ऊर्जा भी फिक्स होती है, उसकी ऊर्जा कभी घटती नहीं है, कमती नहीं है। तो ना ही इसकी ऊर्जा कमेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते लगाते नाभिक में गिरेगा। इस प्रकार रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है वो बिल्कुल ही सही है और वो स्टेबल भी है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। 3 प्रोटॉन है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 3 प्रोटॉन है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। वरना आप ऐसे सोच लो 3 प्रोटॉन है मतलब 3 परमाणु संख्या, मतलब जो तत्व है वो लिथियम है, समूह संख्या 1 की धातु है, समूह संख्या 1 का तत्व है, समूह संख्या 1 के जो भी धातु है सबकी वैलेंसी 1 होती है, संयोजकता 1 होती है। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। एल्यूमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो 13 है ना। परमाणु संख्या 13 है, 13 प्रोटॉन है मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 ऐसे हम लिखेंगे, 2 8 3। ये हमारा राइट आंसर। कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है? कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है, यानी कि नील्स बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है? तो ये चीज़ आप जानते हो कि जो पहला कोश होता है उसमें मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, माफ करिएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो हमारा दूसरा कोश होता है N1 N2, जो दूसरा कोश होता है उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना 2 × में n², ये फॉर्मूला लगाते हैं। जो पहला कोश होता है उसे हम K बोलते हैं, यानी n = 1 के लिए हमारा K होता है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 × में 1 का स्क्वायर यानी कि 2। n = 2 यानी कि दूसरा कोश जिसे हम लोग L बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × में n² से, 2 × में n² से यानी 2 × में 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा। n = 3 यानी कि KLM कक्ष, M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 × में 3² यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कि इतने आ सकते हैं। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा अगर हम बात करें दूसरे कोश की। तो 1 में आ जाओ। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला कोश में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कोश में देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 होने चाहिए, 8 से कम चलेगा, 8 से ज़्यादा नहीं चलेगा दूसरे कोश में। तो ये हमारा जो है 1 नंबर वाला सही है। इसमें आ जाओ, जो देखो पहला जो कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आ जाओ, जो पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सही हो जाएगा, 8 से कम है। इसमें आ जाओ, पहला में 2 है, दूसरे में चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो दूसरे कोश में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 9 डाले गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा सही है, 1 और 3, सॉरी हमसे गलत पूछा है ना, हमसे गलत पूछा है, तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सही है? सर्वदा सत्य है, सर्वदा सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है, क्योंकि परमाणु जो है वो उदासीन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये जरूरी नहीं है, हो सकती है, समान हो सकती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा मैग्नीशियम वाले केस में 12 प्रोटॉन था, 12 न्यूट्रॉन था, और अगर परमाणु उदासीन है तो 12 प्रोटॉन तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो देखो सारे के सारे बराबर हो गए, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है, लेकिन हमेशा हो ये कहना सही नहीं है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी कहना सही नहीं है, हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, हो सकती है समान,
जैसे यहाँ देख लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमेशा के लिए हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो जे थॉमसन ने दिया था, तो सबसे पहला ये हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर 2 आना चाहिए, एक कट जाएगा हमारा, डी कट जाएगा। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, उसके बाद आते हैं नील्स बोर। तो 2 के बाद हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। क्या यह संभव है कि किसी तत्व के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो और कोई न्यूट्रॉन ना हो? बिल्कुल संभव है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये संभव है हाइड्रोजन के केस में। कोई 2 प्रेक्षण लिखे जो इस कथन को बल प्रदान करे कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। लेकिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, परमाणु के अंदर से प्रोटॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो ये चीज़ साबित कर दिया कि परमाणु जो है ये अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। क्या क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की संयोजकताएं भिन्न होगी? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 ये है क्या? ये दोनों समस्थानिक है। देखो, एक ही तत्व के परमाणु है ना, एक ही तत्व के परमाणु है। एक ही तत्व के परमाणु में जब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। मतलब यहाँ भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, यहाँ भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, और परमाणु जो है वो उदासीन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों के केस में 2 8 एक ही होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को वितरित करते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन को वितरित करते हैं। सॉरी, 2 8 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्यों? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। तो न्यूट्रॉन को थोड़ी ना बांटते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो दोनों में हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बांटेंगे, 2 8 7, और दोनों के केस में संयोजकताएं जो है वो समान ही होगी और 7 होगी, है ना। ये कहना है कि संयोजकताएं भिन्न होगी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का चयन क्यों किया? क्योंकि सोना मोस्ट मैलिएबल है, मोस्ट मैलिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं धातुओं में सबसे ज़्यादा तन्य और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन है, तो आपका आंसर होगा सोना। मतलब जितनी भी धातुएं हैं उन सब की अगर हम पतली चादर बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पतली चादर जो है हम बना सकते हैं सोना की। तो सोना जो है वो अत्यधिक आघात वर्धनीय है, इसलिए इन्होंने सोने को चूज किया था। अब ये जो हमें चित्र दिया गया है जिसमें कि ए है बी है, इसको देखते हुए संयोजकता ज्ञात करें। संयोजकता हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है। संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। बाह्यतम कोश में यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। इसके लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1। यहाँ आ जाओ, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हर तत्व जो है, अगर हम कुछ तत्वों को छोड़ दें तो हर तत्व यही चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो इसकी वैलेंसी 0। ऐसे बता सकते हो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये है आपका 2 8 8 8 8 16 और 2 18, ये आर्गन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आर्गन जो है ये इनर्ट एलिमेंट है। जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता 0 होती है। और ये है आपका 2 और 7, 7 और 2 9, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि हाइड्रोजन तत्व है, इसकी संयोजकता 1 होती है। एक तत्व X के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि बाह्यतम कोश से यह इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए तो बनने वाले आयन पर कितना आवेश होगा। तो एक तत्व X के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर आप इसको हटा लोगे तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा, है ना, 1 प्लस चार्ज आएगा। तो बनने वाले आयन पर कितना आवेश होगा, +1। जैसे कि सोडियम के केस में होता है 2 8 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बाहर निकाल दोगे तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज। क्लोरीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखे।
2, 8, 7 लो लिख दिया। एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारा के कोश हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा एम हो जाएगा। तो एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यदि यह आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है तो इस प्रकार बने आयन पर कितना आवेश होगा। अब क्या है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाएगा। ये होता किसका है, नियोन का। नियोन एक उत्कृष्ट गैस है, तो इसके ऊपर 2 -4 जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यहाँ पर -2 हमारा आंसर। एक प्रश्न के उत्तर में एक विद्यार्थी ने कहा कि एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है और इसी प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसने कहा कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है और जो न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो, न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो, प्रोटॉन उससे ज़्यादा है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो, प्रोटॉन उससे ज़्यादा है संख्या में, और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन से भी कम है संख्या में। तो डेफिनेटली जो प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपस में बराबर नहीं है। और हमने क्या पढ़ा कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो इस कथन से हम सहमत नहीं हैं। इस कथन से हम सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो, प्रोटॉन उससे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन से भी कम है, तो डेफिनेटली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर संख्या में नहीं होंगे। एक तत्व एक्स जिसे इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को परिकलित कीजिए। तो क्या करेंगे हम, न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, ऊपर में द्रव्यमान संख्या, नीचे में प्रोटॉन की संख्या, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करेंगे तो 16। अब कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। अंश रदरफोर्ड नाभिक की अवधारणा, ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ 3 चला जाएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता की बात की कि परमाणु जो है अविभाज्य है। नील्स बोर अस्थायी कक्षक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील्स बोर ने ही तो ये कहा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो जो कक्ष होता है, कोश होता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, वो कोश स्टेबल होता है यानी कि स्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वहाँ पर खर्च नहीं होती है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। गोल्डस्टीन मोजले, देखो मोजले का संबंध जो है परमाणु क्रमांक से यहाँ पर हो जाएगा। मोजले का संबंध क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक से हो जाएगा। हम बोलते हैं ना कि आवर्त सारणी जो हमारा परमाणु क्रमांक के आधार पर है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। कैनाल किरण से प्रोटॉन की खोज हुई थी और प्रोटॉन की खोज के लिए हम लोग किसे जानते हैं, गोल्डस्टीन को, तो इसके साथ 7 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे मैच्ड हो गए। कैल्शियम और आर्गन के परमाणु क्रमांक 20 और 18 है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, आर्गन का 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यहाँ 40 है और यहाँ 40 है। इस प्रकार तत्वों के युगल को क्या नाम दिया जाता है, हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। समस्थानिक बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यहाँ अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, तो ये समस्थानिक तो किसी भी कीमत पर नहीं है। ये समभारिक है ना, हम इसे क्या बोल सकते हैं, समभारिक। हम इसे समभारिक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या दोनों में समान है। जो समभारिक होते हैं वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। देख लो, एक तत्व कैल्शियम का है, एक परमाणु कैल्शियम का है, एक परमाणु आर्गन का है, जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग ही होंगी क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर होंगे। नीचे दिए गए प्रतीकों में उपलब्ध सूचना के आधार पर सारणी 4.1 को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है, उसके बाद हमारे पास कार्बन है और उसके बाद ब्रोमीन है। यहाँ हमें प्रोटॉन की संख्या लिखनी है, इसमें 17 है, और यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या लिखनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो 17 दूनी में 34 यानी कि 18 हो जाएगा। कार्बन के केस में आ जाओ, प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 12 में से 6 गया तो 6। यहाँ आ जाओ, प्रोटॉन की संख्या 35 है
और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम 81 में से 35 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 11, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 46। हीलियम के संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संयोजकता 2 नहीं है, समझाइए। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या है कि इसका डुप्लेट पूरा है। अगर डुप्लेट पूरा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऑक्टेट पूरा है, अगर ऑक्टेट पूरा है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा। वैसे ही जिनका डुप्लेट पूरा होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। तो अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए या फिर ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन दी जाती है, ली जाती है, उसी को संयोजकता बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा, इसीलिए संयोजकता जो है हीलियम की 0 होती है, 2 नहीं होती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से डैश की खोज हुई। किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई। नाभिक की खोज हुई। समस्थानिकों में समान डैश परंतु भिन्न डैश होते हैं। समान परमाणु संख्या, परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या। नियोन और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक क्रमशः 10 और 17 है, इनकी संयोजकता क्रमशः। नियोन की संयोजकता इनर्ट एलिमेंट है 0, क्लोरीन हाइड्रोजन तत्व है, संयोजकता 1 होंगी। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, तो 2 8 4 हो जाएगा, 2 8 10 4 14। और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो है 16, तो 2 8 6 हो जाएगा। एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2 है, तो परमाणु क्रमांक को पकड़ो। परमाणु क्रमांक 2 किसका है? हीलियम का है। तत्व की संयोजकता 0, इनर्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।